नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। सबसे पहले खबर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया 6 महीने और जेल में रहेंगे, ये आज तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ये दिल्ली शराब घोटाले वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले को 6 से 8 महीने के अंदर निपटाने का आदेश दिया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि शराब घोटाले में अंतरिम तौर पर 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल साबित हुई है। अगर 3 महीने में ऐसा लगता है कि ये ट्रायल की रफ्तार धीमी है तो दोबारा से जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पूरी होने के बाद 17 अक्टूबर को फैसला इस पर सुरक्षित रख लिया था और आज इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। एक बार ये भी देखते हैं कि इस पूरे मामले में, यानी कि जो आबकारी मामला है, जो शराब घोटाला है, उसमें अब तक कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इसमें जो अब तक लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें है आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर। दूसरा नाम है शराब विक्रेता समीर महेंद्रू का। बुची बाबू, जो कि बीआरएस नेता के कविता के पूर्व सीए रहे हैं। राघवन, वाईएसआरसीपी सांसद का बेटा, ये जो साउथ लॉबी है, इनमें ये नाम है। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। साथ ही कुछ दिनों पहले गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आपको दिखाते हैं कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रही है। उन्हें यह लग रहा है, बीजेपी ने इसके ऊपर यह कहा है कि साबित हो रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी सीनियर लीडरशिप इस शराब घोटाले में सम्मिलित थी। पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता, पैसा जांच एजेंसी बताती है न्यायालय के सामने, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा, और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। बताना होगा कि कहां है पैसा, पैसा क्या डूब गया है। तो सुनिए क्या कहते हैं इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है। सुनते हैं आतिशी को, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार चली है और आज भी चल रही है, आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार में भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। हमारे साथ जुड़े हैं हुडा जरीवाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी। आम आदमी पार्टी का हमने बयान सुना, हुडा जरीवाला, कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी तरह के घोटाले में शामिल नहीं है, पार्टी ईमानदार थी, है और रहेगी। ये जो दावा है ये क्या कमजोर नहीं पड़ता है? जितने आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरशिप जेल में है शराब घोटाले में, मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह इसमें गिरफ्तार हुए और अब कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आज के दिन ये जो क्लेम है ये कितना मजबूत है? देखिए, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से ईडी, सीबीआई अभी से नहीं मुद्दतों से घेर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट हो रही है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हो, अभी भी हमारा कोर्ट कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी ये कहा है कि टेंटेटिवली इसको देखा जाए, और अभी भी वो गिल्टी प्रूवन नहीं हुए हैं। सो दिस क्लियरली गोज ऑन टू शो के अभी भी वो इनोसेंट है, बिकॉज मनी ट्रेल अकॉर्डिंग टू ईडी उन्होंने एस्टैब्लिश की है, बट वो कोर्ट में साबित नहीं हुई है। और जब ये पूरी की पूरी ट्रायल चलेगी उसमें उनको साबित कर पाना कोई आसान काम नहीं है, नहीं तो वो इतना ज्यादा
टाइम नहीं लगाते, इतना वक्त नहीं लगाते अभी तक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करने में। और अगर वो सो कॉल्ड मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आगे बात नहीं आई? और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला इस वक्त बेल डिनाई करने का जरूर लिया है, लेकिन इससे कतई ये बात साबित नहीं होती कि मनीष सिसोदिया जी गिल्टी है या उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सही साबित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो उनके खिलाफ चल रही है, या एक ये जो एक्सट्रीम विच हंट उनके खिलाफ चल रही है, उसको एस्टैब्लिश करना, प्रूव करना इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अभी भी बाकी है। और जब तक वो नहीं होता वो इनोसेंट ही माने जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा इनिशियल चार्जशीट में ना तो उनका नाम फाइल था, और इतने सारे गवाह और सबूतों के बावजूद जो क्लेम करती है ईडी कि हमारे पास तमाम सबूत है या तमाम हमारी जो मनी ट्रेल है वो एस्टैब्लिश हो चुकी है, उसके बावजूद अभी तक उनके खिलाफ एज सच कुछ साबित हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं आपका जवाब इस पर चाहूंगी। जी हुडा जरीवाला, आपको आपने अपनी बात कही, आपने ये कहा और ये सही कहा कि हमारे यहाँ पे ये कानून है कि जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक आप उनको दोषी नहीं मान सकते, जाहिर सी बात है। अब अनुजा, बीजेपी जो ये कह रही है कि इससे ये जो आज जमानत अर्जी खारिज की गई मनीष सिसोदिया की, इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे और लीडरशिप इन्वॉल्व्ड है करप्शन में। क्या ये कहना गलत नहीं है? अभी तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ और मनी ट्रेल, जैसा कि हुडा जरीवाला कह रही थी, इसको साबित करना बाकी है। टेंटेटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया है कोर्ट के द्वारा, जमानत याचिका खारिज जरूर हुई है लेकिन कहीं कुछ अभी साबित नहीं हुआ है। नगमा जी, आपको नमस्कार और मेरे सारे व्यूअर्स को जय श्री राम। मुझे बहुत हैरानी है ये बात सुनकर, क्योंकि मैं खुद एक लॉयर हूं और सुप्रीम कोर्ट लॉयर। ये बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं सुनने में बहुत अजीब लगती हैं। ये कोई एक्विटल का केस नहीं है, ये कोई डिसमिस केस नहीं है, ये कोई डिस्पोज्ड ऑफ केस नहीं है। ये केस है बेल का, आपकी लड़ाई उस पर चल रही है। और जो बेल है वो ना तो भाजपा दे रही है, ना सीबीआई दे रही है, ना ईडी दे रही है। सेक्शन 19 जो है आपका पीएमएलए का, वो ये कहता है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी अदालत में कही थी कि सीबीआई और ईडी ना तो केस बना सकते हैं ना केस को बिगाड़ सकते हैं। आप इन्वेस्टिगेशंस करके लाइए और उसका बना जो सबूत होगा उसके बेसिस पे पता चलता है कि आपको बेल मिलेगी, आपको बेल नहीं मिलेगी। बेल बड़े टाइम से मनीष सिसोदिया जी को नहीं मिल रही। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की बीमारी का बहाना करते रहे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं करप्ट नहीं हूँ, उन्होंने कहा मैं करप्ट हूँ। और बीवी की उन्होंने जो बीमारी है उस पर उन्होंने बेल अनुजा एक सेकंड, ये अनुजा एक सेकंड, इसके ऊपर आपत्ति है। हुडा जरीवाला, आपने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो बेकसूर, उन्होंने कहा कि मैं करप्ट हूँ। ये कब कहा उन्होंने? हुडा जरीवाला, कभी भी नहीं जी, कभी भी नहीं कहा। नहीं तो मुझे कंप्लीट करने दी, मुझे कंप्लीट आम आदमी पार्टी का किसी लीडर ने आज तक ये नहीं कहा कि वो करप्ट है, बल्कि हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी अपने आप को मानते हैं। टाइम एंड अगेन जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जितने प्रेस रिलीजेस होते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी हमेशा अपने आप को निर्दोष बताती है। अनुजा जो पॉइंट कह रही थी, अनुजा आप कट्टर माने अपने को ईमानदार या ना माने वो तो कोर्ट में साबित होगा हुडा जरीवाला पर। अनुजा जो पॉइंट रेज कर रही थी कि ये बेल का केस है, तो करप्शन, ये जो अभी का मामला है उसके ऊपर ये कह देना कि अभी तक कोई दोष साबित नहीं हुआ है, वो आपने सुनी उनकी बातें, वो कह रहे हैं एज ए लॉयर मैं हैरान हूं। उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ है, यही तो बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि टेंटेटिवली, जो वर्ड आपने भी जिक्र किया और बाकी में सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई है, तो कहां उनके ऊपर आरोप साबित हुए हैं? क्योंकि अगर आरोप साबित अब तक हो जाते तो मेरा ख्याल से जहां तक सुप्रीम अनुजा जी, अनुजा जी, आपको क्या मुझे लगता है, हाँ जी 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 नगमा जी, देखिए बात बिल्कुल साफ और सीधी है। वो कोई बेल से बाहर नहीं है और उनकी जो बेल को जो मना किया गया है वो 6 बार डिसमिस कर दिया गया है। ये कोई मजाक नहीं। आप कह सकते हैं टीवी डिबेट्स के ऊपर बैठकर छाती ठोक कर बहुत चीजें कह सकते हैं। ये क्या दिखाता है जो इतनी दफा बेल रिजेक्ट हुई है अनुजा, वो क्या दिखाता है कि ये साबित होने के बहुत करीब है? हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने टेंटेटिव शब्द का इस्तेमाल किया मनी ट्रेल के लिए। नहीं, मनी ट्रेल जो है, आपने देखा है मनी ट्रेल का अमाउंट क्या है? 338 तो अभी सामने आया है। आपको मालूम है ये कितना नीचे तक जा रहा होगा, इसका पीक कितना हाई होगा?
तो 338 तो अभी दिख रहा है सामने। अभी तो इसके जो आगे अभी संजय जी को भी लिया है, इसीलिए लिया है। चीजें बहुत कुछ आगे आ रही है। अभी तो मेरी बहन कह रही थी ना कि इनका तो नाम भी नहीं था एफआईआर में, इनका तो था तो सप्लीमेंट्री के अंदर हर जगह पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है। जब इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है तो उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप उतनी बार जब भी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि चालू है ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, तो आप बार बार एफआईआर को अपनी चार्जशीट्स में आप उसको अमेंड कर सकते हैं। और जब ये अमेंडमेंट्स होते चले जा रहे हैं, जो जो इसके अंदर गुनाही, जो जो इसके अंदर अक्यूज्ड पाया जा रहा है वो सामने आ रहा है। और बेल ना मिलना ये सबसे बड़ी बात है कि मनी ट्रेल जो है वो इतना बड़ा मनी ट्रेल है कि उसको पूरी तरीके से साबित करते 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 तभी तो उनको गिरफ्तार किया और यहाँ पर लाकर अनुजा के अंदर सामने खड़ा किया। अनुजा कपूर, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि ये जो बार बार बेल नहीं मिल रही है, जमानत याचिका खारिज हुई उनकी, ये क्या दिखाता है? आप क्या कहें कि इस बहुत गंभीर मामला है, बहुत बड़ा मामला है? नगमा जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी जो छाती ठोक कर कहने आई थी अन्ना हजारे के टाइम पर कि हम करप्शन को मिटाने आए हैं, जो खुद करप्ट हो वो करप्शन को कैसे मिटाएंगे? तो ये बात सामने बिल्कुल यही तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि करप्शन साबित कहाँ हुआ है, आप अभी कैसे कह सकती हैं कि ये करप्ट पार्टी है? अरे आप कैसे आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो अ पार्टी नाउ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी थी कि आप उसको पार्टी बनाइए, और वो ऑलरेडी एक पार्टी है नाउ। इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्टी। आम आदमी पार्टी इज आल्सो वन ऑफ द पार्टी इन दिस ओके, हुडा जरीवाला, एक मिनट, इनको खत्म करने दीजिए, फिर बोलिए, जवाब दीजिएगा। प्लीज मैम प्लीज। वो चार्जशीट के अंदर जब बात सामने निकल कर आई, अब जब सब इसके अंदर आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया गया है, तो आप समझिए कि इनकी पूरी पार्टी कितनी करप्ट है अंदर से लेकर बाहर तक। हम लोगों ने एक किसी भी करप्शन को सामने उजागर किया। अब इनको जवाब देने दीजिए। आपने कहा कि इनको भी पार्टी बनाया गया है, तो समझ में आता है कि ये पार्टी जो ईमानदारी की बात करती है वो अब इनको सूट नहीं कर रहा। हुडा जरीवाला। नगमा जी, सबसे पहली बात तो ये, आम आदमी पार्टी इंडिया की इस वक्त यंगेस्ट पार्टी है। लेट अस नॉट फॉरगेट इट हैज द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी इन जस्ट अ स्पैन ऑफ अ डेकेड। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है, पहली बात। दूसरी बात ये, वो तो ये है कि लोगों ने भरोसा किया आपके ऊपर, पर यही तो बात है कि जो लोगों ने भरोसा किया, क्या उस भरोसे को आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया है? आप एंटी करप्शन प्लैंक पे आए थे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक मनी ट्रेल कहीं भी साबित नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के भी यही आदेश है कि आपको 6 से 8 महीने लगाना है, और पूरा का पूरा जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज हुई, ये एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए। यकीनन हर्डल्स हमारे लिए बढ़ गई है। यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए ये एक चैलेंजिंग टाइम है, और लेट अस नॉट फॉरगेट कि अभी इलेक्शन का टाइम बहुत करीब है, तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए या इन्फ्लुएंस के लिए ये तमाम डिसीजन, यकीनन हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बेल इस वक्त डिसमिस करी है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को गिल्टी साबित नहीं किया है, और जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होते वो इनोसेंट ही माने जाएंगे। वो बात सही है कि जब तक वो गुनाहगार साबित नहीं होते, दोषी साबित नहीं होते, तब तक वो बेगुनाह ही हैं, और यही कानून भी है। धन्यवाद आपका हुडा जरीवाला और अनुजा कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका जरूर है, और मनीष सिसोदिया के लिए भी एक बार फिर से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 6 से 8 महीने के अंदर में इस केस को रैप करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको बता दें कि जुलाई 2022 में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति जो है वो वापस ली थी, और अगस्त 2022 में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और मनीष सिसोदिया और 14 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया, और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। तो मुश्किलें बरकरार हैं आम आदमी पार्टी की, और जो एंटी करप्शन मुद्दे फ्लैंक पर वो आए थे और बात करते थे भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी के तौर पे, उसे भी एक झटका जरूर लगा है। एक ब्रेक ले रहे हैं, इस समय हम 5 की बात में आगे देखेंगे भारतीय शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का है बोलबाला इन दिनों, क्यों? एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं 5 की बात और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को ये निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं चाहते हैं कि अगले चुनाव तक ये मामला लटका रहे। अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। उद्धव गुट की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम एनसीपी की याचिकाओं पर फैसले के लिए 31 जनवरी 2024 तक का समय देंगे। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट चल रहा है, यानी शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है और आम तौर पर स्पीकर के पाले में गेंद रखने वाले सुप्रीम कोर्ट ने अब महाराष्ट्र स्पीकर को कहा है कि वो शिवसेना में जो शिंदे ग्रुप है उनके खिलाफ जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन पर जो फैसला है वो 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करें। इनके अलावा जो एनसीपी में जो 5 विधायक खिलाफ जो अयोग्यता अर्जियां दाखिल हैं, उनके खिलाफ जो फैसला है वो 31 जनवरी तक पूरा करें, सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुनाएं। एक बड़ा दखल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो नहीं चाहता कि जब तक अगले चुनाव घोषित ना हो जाएं तब तक ये याचिकाएं लंबित रहें और फिर ये याचिकाएं निष्प्रभावी हो जाएं। इसके अलावा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच थी जिसमें सीजेआई ने कहा कि प्रक्रियात्मक जो उलझने हैं उनके चलते इस मामले को लटकाया नहीं जा सकता। अगर स्पीकर इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करते तो फिर कर सकते, तो फिर हमें लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हम इस मामले की सुनवाई करें, यानी सुप्रीम कोर्ट इन मामले की सुनवाई करें। यहाँ पर स्पीकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसमें 29 फरवरी 2024 तक मांग की गई है। कहा गया लंबी छुट्टियां हैं, दिवाली की, क्रिसमस की, फिर विंटर सेशन शुरू होगा, ऐसे में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन तुषार मेहता कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से ऐसा समय सीमा तय नहीं करनी चाहिए। ये मामला अदालत की समीक्षा से बाहर है। फिलहाल वो आदेश नहीं दे सकते स्पीकर को कब वो तय करें और कैसे तय करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आदेश देंगे और डेट जो समय सीमा है वो निर्धारित कर दी है। इसके अलावा एक बड़ा जो यह मामला था वो ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश दे, और अब समय सीमा निर्धारित हो गई है। ये एक बड़ा मुद्दा है और अब दिसंबर जनवरी 2 समय सीमा यहाँ पर दी हैं और जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मुद्दे की एक बार फिर सुनवाई होगी। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से कहा गया था कि स्पीकर मामले को लटका रहे हैं, जानबूझकर वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि मई में सुप्रीम कोर्ट ने उचित समय में इस मामले का निपटारा करने को कहा था। तो लिहाजा अब स्पीकर को ये बड़ा आदेश जारी हो गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बीते कुछ दिनों में इजरायल और हमास के बीच के हमले के बीच दुनिया भर के बाजार डावाडोल हो रहे हैं और उसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। बीते कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार में एक नई प्रवृत्ति भी देखने को मिली है कि छोटे निवेशक शेयर बाजार में आ रहे हैं। देश में कुल 13 करोड़ डीमैट खाते खुल चुके हैं, यानी देश के हर 10वें शख्स का एक डीमैट अकाउंट है। हालांकि इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है क्योंकि एक शख्स एक से ज्यादा खाते खोल सकता है, कम से कम 2 डीमैट खातों से ही शेयर बाजार का कारोबार होता है। अगस्त और सितंबर में कुल 62 लाख नए खाते खोले गए हैं, सिर्फ अगस्त और सितंबर में। हाल ही में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि देश में सीधे निवेश करने वालों की तादाद 8 करोड़ हो गई है। ये करोड़ मध्य वर्गीय घरों के लोग हैं। पहले जो बचत बैंकों में रखते थे उसे अब निवेश में लगाने लगे हैं और इसकी कई वजह हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि बचत के पारंपरिक तरीकों का रिटर्न घटा है, यानी कि एफडी या फिर आरडी जैसे विकल्प लोगों को अब आकर्षक नहीं लगते हैं। शेयर बाजार के बारे में अब जानकारी बढ़ी है। युवाओं की जेब में पहले से ज़्यादा पैसा है। कई नई कंपनियों और ऐप्स की मार्फत निवेश आसान हुआ है। निवेश के जोखिम भी
घटे हैं। लेकिन फिर भी शेयर बाजार झटके देता रहता है और हम जानते हैं कि एक झटके में निवेशकों के लाखों करोड़ गायब भी हो जाते हैं। वैसे छोटे निवेशक पहले से ज़्यादा सावधान हुए हैं। फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि शेयर बाजार की तेज़ी के बीच निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, निवेश से पहले उन्हें किन सावधानियों को बरतना चाहिए। और यही सब समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेयर बाजार के जानकार सुनील सांघाई। धन्यवाद आपका। जो कई सवाल हमने समझने चाहे हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो एक तो निवेशक बढ़े हैं, डीमैट अकाउंट इतने ज़्यादा जुड़े, अगर सिर्फ हम अगस्त सितंबर को भी देखें तो 62 लाख डीमैट अकाउंट, ये बड़ी बात है। कैसे कहेंगे आप? जरूर बड़ी बात है। और जैसा कि आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में बताया कि जब देखिए इनकम बढ़ती है आदमी की और सेविंग बढ़ती है तो आप अलग अलग तरीके ढूंढते हैं उस सेविंग को डिप्लॉय करने के लिए। पहले यदि थोड़ी सी सीमित सेविंग होगी तो सबसे पहले आप उसको सेफ बैंक डिपॉजिट में रखेंगे, या पुराना तरीका था कि आप गोल्ड में रखेंगे। अब जैसे जैसे सेविंग बढ़ती रही है, इनकम बढ़ रही है, देश का विकास हो रहा है, पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ रही है, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के का सरप्लस ज़्यादा है। सरप्लस ज़्यादा है तो नए एरिया में वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट एक नया एरिया है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग, मिडिल क्लास लोग अब एक स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, इसलिए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। तो ये बहुत जिसमें ये भी दिख रहा है कि जो नए निवेशक बाजार में आ रहे हैं वो ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों के ही हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि बड़े लोग तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे स्टॉक मार्केट से, और जब नई पीढ़ी आ रही है, उनको जॉब मिल रहा है और उनकी सेविंग बढ़ रही है, उनकी इनकम बढ़ रही है, तो वो अब इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो म्यूचुअल फंड में करते हैं, फिर वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाते हैं और उसमें वो डीमैट अकाउंट उनका खोलना पड़ता है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट। और जो दूसरी बात आपने खुद बताई कि आप स्टॉक मार्केट के बारे की, स्टॉक मार्केट की जानकारी भी बहुत अच्छे तरीके से जा रही है पूरे देश में। और जो अब रेगुलेटर्स हैं हमारे, जब मैं आया था इस बिज़नेस में 30-35 साल पहले, तब से लेके अब जो रेगुलेटर हैं वो काफ़ी चौकन्ने हैं और बहुत सेफ्टी भी बरती गई है। और इस वजह से एक जो मध्यम इन्वेस्टर है वो काफ़ी अपने आप को जानकार महसूस करता है। मैं सेफ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट का अपना मामला है, लेकिन जानकार महसूस करता है, उसको मालूम है स्टॉक मार्केट क्या होता है और उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। तो ये भी, लेकिन इसमें पता ही है कि शेयर बाजार में निवेश करने के अपने खतरे भी होते हैं, जोखिम भी होता है। अगर बहुत उछाल आ सकता है तो ये भी हो सकता है कि गिरावट भी आई और आपके लॉसेस होते हैं। इसलिए शायद पहले लोग पारंपरिक तरीके से निवेश करना बेहतर मानते थे, पर अब ये जानकारियां बढ़ी हैं, नए तरीके आए हैं, ज़्यादा आसान हुआ है, तो इससे लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। फिर भी किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए नए निवेशकों को, खास करके जो नए निवेशक कम पैसों के साथ भी, या जो मिडिल क्लास है वो जुड़ रहा है, तो आप से कुछ टिप चाहेंगे? आप इस बिजनेस में 30-35 साल से हैं, कि किस तरह की सावधानियां, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? एक बहुत ज़रूरी चीज़ है उसमें कि हम हमेशा जो भी स्पेशलिस्ट काम होता है, हम उस स्पेशलिस्ट से उसकी एडवाइस लें। जैसे मसलन देखिए, यदि हमें कोई बीमारी होती है तो हम खुद से तो अपना ट्रीटमेंट नहीं करते, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, वो हमें एग्जामिन करके हमें एडवाइस करता है और हम उसकी एडवाइस के हिसाब से चलते हैं। उसी तरह से कैपिटल मार्केट भी एक स्पेशलिस्ट एरिया है। यदि आपको इन्वेस्ट करना है वो कैपिटल मार्केट में, तो आप किसी न किसी जो कैपिटल मार्केट का जानकार है, जो आपको गाइड कर सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता सकता है कि ये हाई ग्रोथ स्टॉक हैं, ये स्टेबल ग्रोथ स्टॉक हैं, जो डिफेंसिव स्टॉक हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, किस तरह का आपका एक्सपोजर है, आपके इन्वेस्ट करने की क्षमता कितनी है, आप कितने समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को देख के एक स्पेशलिस्ट है जो आपको गाइड करेगा। सो मेरा एक सजेशन ये है, जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, कि वो ज़रूर जाएं स्टॉक मार्केट में। ये बड़ा अच्छा मीडियम है इन्वेस्ट करने का, लेकिन किसी जो एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट के, उसको कंसल्ट करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड रूट हो
या कोई एडवाइजर का रूट हो, जो भी रूट उनको अच्छा लगे वो एक रूट लेके जाएं, रादर देन डायरेक्टली खुद ही, अनलेस कि वो पूरे समझदार हैं स्टॉक मार्केट के। जी धन्यवाद। तो आपने ये ज़रूर बताया कि आप इसमें निवेश ज़रूर करें, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं मार्केट के उनकी सलाह ज़रूर लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो भी उस क्षेत्र के जानकार हैं वो आपको इसमें बेहतर सलाह दे पाएंगे और आप बेहतर एक इन्फॉर्म्ड फैसला कर पाएंगे कि आपको निवेश कहाँ, कैसे, कब करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें इन्वेस्टर्स बड़े हैं, जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा संख्या में जुड़ा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोगों ने एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर जमकर हंगामा किया है और उनके घर, दफ्तर और गाड़ियों में पथराव किया है, आगजनी भी की है। बीड़ के माजल गांव विधानसभा सीट से विधायक प्रकाश सोलंकी का कथित तौर पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठा समाज के लोगों के कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि विनोद जरांगे पाटिल से विनती है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर वो सरकार को कुछ समय दें। सीएम शिंदे ने यह भी कहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर बनी पूर्व न्यायाधीश शिंदे कमेटी ने जो रिपोर्ट आज दी है उसे कल कैबिनेट में स्वीकार किया जाएगा। अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं, एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये सभी लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। सरकार अगर कुछ निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। मुख्य तौर पर मराठाओं को जो आरक्षण चाहिए उसकी मांग लगातार पिछले कुछ महीनों से तेज होती हुई दिख रही है, लेकिन आंदोलन जो है अब कहीं ना कहीं दिशाहीन होता हुआ दिख रहा है और सरकार भी इस बात को मानती हुई दिख रही है। आज हमने देखा कि प्रकाश सोलंकी जो कि अजीत पवार गुट के विधायक है, महाराष्ट्र के बीड़ जिले में उनका घर है और उनके घर पर अचानक बड़ी संख्या में मराठा आंदोलनकर्ता पहुँच जाते हैं। पहले नारेबाजी होती है, फिर पत्थर चलाए जाते हैं और नीचे उनके घर में जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती है उस पर उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहां पर खड़ा होता दिख रहा है। हमने देखा कि साल 2018 में जिस वक्त मराठा आंदोलन बहुत पीक पर था, देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में सरकार थी, उस वक्त लाखों की संख्या में कई मोर्चे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में देखने को मिले, लेकिन एक भी इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को नहीं मिली थी। बहुत ही शिस्त तरीके से ये आंदोलन जो है वो मराठा समाज के कार्यकर्ताओं की तरफ से, लोगों की तरफ से किए जा रहे थे। लेकिन आज जब मनोज जरांगे पाटिल दूसरी बार अमरण अनशन पर बैठे हैं तो महाराष्ट्र के कई जिलों में इस तरह की घटना जो है वो देखने को मिल रही है। कल तस्वीर सामने निकल कर आई थी कि बीड़ डिस्ट्रिक्ट में ही एक राज्य परिवहन की बस को आग के हवाले कर दिया गया और आज देखा गया कि बीड़ में ही प्रकाश सोलंकी के घर में जो गाड़ियां खड़ी है वहां पर पत्थरबाजी कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं दिशाहीन होता हुआ दिख रहा है और सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज फिर एक बार मराठा आंदोलनकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि सरकार हर सूरत में मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए तैयार है, लेकिन मामला कानूनी पेच में अटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है और जल्दी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तारीख देगा तो सरकार अपनी तरफ से इस पूरे मामले में अपनी बात जो है वो रखने के लिए तैयार है। सरकार किसी तरह के जल्दबाजी में आरक्षण देने के मूड में नहीं है। सरकार को लगता है कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाए तो वापस सुप्रीम कोर्ट में यह आरक्षण नहीं टिक पाएगा। लिहाजा आरक्षण अगर देना है और मराठा समाज अगर पिछड़ा है तो उन्हें ये न्याय मिलना चाहिए, सरकार की भूमिका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तरफ मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत जो आंदोलन कर रहे हैं महाराष्ट्र के जालना के अंतरवाली सराटी गांव में, उनकी तबीयत नाजुक होती जा रही है और सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
गांधी ने यह भी बताया कि कल सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात करने के लिए जाएगा, उन्हें समझाने की कोशिश करेगा कि आप आपका अनशन जो है वो वापस लीजिए। सरकार हर वो कदम उठा रहा है जिससे कि मराठा समाज को फायदा हो सके और उनके आरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। लिहाजा जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वे भी हम देखने को मिल रहा है कि कई जगह पर भड़काऊ बयानबाजी देखने को मिल रही है। कई जो नेता अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं वहां पर भी उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनका घेराव किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चिंता सरकार के लिए यह है कि जो आरक्षण है, आरक्षण का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं दिशाहीन होता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए फॉर्मूले के दम पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इसी जरिए आगामी चुनाव के लिए वो अपना एजेंडा सेट करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अपने इसी फॉर्मूले को धार देने के लिए सपा अध्यक्ष आज साइकिल यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव ने इस पीडीए यात्रा के लिए जो मार्ग चुना है उस पर सपा सरकार में किए गए कई प्रोजेक्ट आते हैं। इस दौरान वो एक बार फिर से सपा सरकार के काम भी गिनाएंगे और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार में क्या क्या काम किए गए हैं। पीडीए यात्रा चलेगी तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार न हट जाए। तो सर ये इंडिया अलायंस और पीडीए यात्रा दोनों का नैरेटिव में कितना, देखिए पहले भी मैं बोल चुका हूँ, पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है, इंडिया गठबंधन है। पीडीए महत्वपूर्ण है, इसमें लोगों को जोड़ने का काम होना है। लेकिन इस तरह पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ों के जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लगातार यात्रा चलेगी। ठीक है, धन्यवाद अखिलेश सर, धन्यवाद। अखिलेश यादव जी ने हमसे बात करी, इन्होंने साफ साफ कहा पीडीए स्ट्रैटेजी है और इंडिया गठबंधन है। पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही थी कि इंडिया गठबंधन के अब अखिलेश यादव के बीच में दरारें आ रही है, कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में। पर आज यहाँ पीडीए यात्रा में उन्होंने कह दिया साफ साफ कि इंडिया उनका गठबंधन है, यानी कि इंडिया उनकी अलायंस है और पीडीए जो है वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनकी पोल स्ट्रैटेजी है। लगातार अखिलेश जी जमीन पर उतरे हुए हैं, पार्टी वर्करों से मिलते हैं और साइकिल यात्रा, पीडीए साइकिल यात्रा उन्होंने रखी है जो कि आज लखनऊ में है। लगभग सारे विधानसभा क्षेत्रों से होकर जा रही है ये साइकिल यात्रा और आज लखनऊ में लगभग 20 किलोमीटर हो रही है, जिसके अंदर 18 चेक पॉइंट्स हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन राजेश के साथ तनिष पंजाबी फॉर एनडीटीवी। ये तो है समाजवादी पार्टी की रणनीति। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर, यानी कि इजराइल और गाजा की बात। गाजा में इजराइल के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। आज इजराइल हमास जंग का 24वां दिन है और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हमास के खिलाफ जंग अब दूसरी स्टेज में पहुंच गई है। ये युद्ध लंबा होगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नेतन्याहू ने इसे इजराइल की स्वतंत्रता का दूसरा युद्ध करार दिया। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा कल से बढ़ा दिया है। पिछले 2 दिनों में हमास के 450 ठिकानों पर हमले हुए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि हम हमास के ठिकानों की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें तबाह कर रहे हैं। हालांकि इस जंग में बड़ी संख्या में आम लोग मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अब तक 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और इनमें 3300 नाबालिग हैं, 2000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, यानी 8000 में से 5000 से ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं। गाजा में इजराइल के हमलों में ज़बरदस्त तबाही हुई है। वहाँ से आ रही तस्वीरों में मलबा ही मलबा नज़र आता है। करीब 14 लाख लोगों के बेघर होने की खबर है। बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में शरण ले रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा में अल कुदस अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है। ये कहना है कि गाजा में मानवीय सहायता में जुटी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का संगठन के मुताबिक इस अस्पताल में बड़ी संख्या में आईसीयू में मरीजों का इलाज चल रहा है और साथ ही कई नवजात इंक्यूबेटर में हैं और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना नामुमकिन है। इन गंभीर मरीजों के अलावा करीब 14,000 आम नागरिकों ने इस अस्पताल में शरण ली है। इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों के साथ साथ इस अस्पताल के आसपास भारी बमबारी कर रहा है। इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकी गाजा के अस्पतालों को अपने ठिकानों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये 24वां दिन है युद्ध का और मारने वालों की संख्या 8,000 से ज़्यादा है। अब ऐसे में गाज़ा में मृतकों को दफनाने की जगह कम पड़ गई है, जिसकी वजह से पुरानी कब्रों को दोबारा खोदकर उनमें मृतकों को दफनाने पर लोग मजबूर हैं। कई कब्रगाह इजरायली हमले की चपेट में आने की वजह से तबाह हो गई है। तो एक तरफ गाज़ा में इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है और दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल डिफेंस फोर्स ने निशाना बनाया है। ये हमला हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल की ओर रॉकेट दागने के बाद किया गया है। आईडीएफ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 2 लॉन्च पैड और हथियारों के भंडार को नष्ट कर दिया गया है। दरअसल लेबनान इजरायल सीमा पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजरायल पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। हमास पर इजरायल के हमलों के बीच गाज़ा में ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई की जा रही है। रफा क्रॉसिंग पर मौजूद एक प्रवक्ता के मुताबिक इजिप्ट से 33 और ट्रक कल गाज़ा में दाखिल हुए हैं। अब युद्ध छिड़ने के बाद से एक दिन में गाज़ा पहुंचने वाले ट्रकों का ये सबसे बड़ा काफिला है जो इजिप्ट की सीमा में रफा क्रॉसिंग के ज़रिए आ रहा है। गाज़ा के साथ मौजूदा युद्ध में इजरायल अब तक के सबसे गंभीर बंधक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। इजरायल और हमास के बीच जंग में बंधकों की सौदेबाजी और अदला बदली कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इस साल 2011 में अपने एक सैनिक के बदले में इजरायल को 1027 फिलिस्तीनी सैनिक रिहा करने पड़े थे। एक तरफ जहां इजराइल हमास के ऊपर बमबारी भी कर रहा है गाजा पट्टी में, और साथ ही साथ जो उसकी सेना है वो भी गाजा पट्टी में अब प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो 220 से ज्यादा संख्या में बंधक हमास ने बनाए हुए हैं और जो गाजा पट्टी में रह रहे हैं उनका क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि उन बंधकों के लिए इजराइल के साथ और हमास के साथ कई ऐसे मुल्क हैं जो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, हमास को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन बंधकों को छोड़ दे। और इसी वजह से जब से ये जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद, हमास ने फिलहाल सिर्फ 4 लोगों को छोड़ा है या इजराइल को वापस किया है। तो कहीं ना कहीं से ये समझ आता है कि ये जो निगोसिएशन जिसको कहते हैं, ये जो बातचीत चल रही है, शांति वार्ता की बात हो या बंधकों को छुड़ाने की बात हो, ये एक सबसे कह सकते हैं कि बेहतर विकल्प दिख रहा है जिससे युद्ध में विराम भी आ सकता है और बंधक जो हैं, जितने बंधक भी हमास के पास गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं, उन लोगों की वापसी, सकुशल वापसी भी इजराइल की तरफ हो सकती है। दूसरी चीज है कि क्या हमास ने अगर बंधक छोड़ दिए तो युद्ध विराम हो जाएगा, क्या वहां पर सीज फायर लागू हो सकता है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इजराइल की एक पॉलिसी है कि वो अपने किसी भी नागरिक को किसी दूसरे देश में या ऐसे फंसने नहीं देता, उनको छोड़ता नहीं है, उनको निकालने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां हमास की तरफ से ये ऑफर दिया जा रहा है कि अगर पूर्ण युद्ध विराम फौरन लगा दिया जाए तो वो सारे बंधकों को छोड़ देगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि ये सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या आजादी की दूसरी लड़ाई है, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमास कुछ और बंधकों को छोड़ भी दे तो भी जो ग्राउंड इन्वेजन है, जो जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है गाजा में, उस पर कोई विराम लगेगा। तो फिलहाल मध्यस्थता वार्ता चल रही है, लेकिन साथ ही साथ इजराइल जो है अपने जमीनी हमले भी तेज कर रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी खड़ा हो रहा है कि क्या इजराइल हमास के खात्मे को अपने बंधकों के छुड़ाने के ऊपर तरजीह दे रहा है, क्या वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है, क्या वो उनका मेन जो मकसद है वो सिर्फ हमास को खत्म कर देना है या अपने बंधकों को छुड़ाना भी है। तो एक असमंजस की स्थिति भी लग रही है, क्योंकि एक तरफ कतर, मिस्र जैसे देश हैं जो अमेरिका के साथ मिलकर हमास को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बंधकों को छोड़ दे, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जो सेना है वो गाजा पट्टी में लगातार बमबारी भी कर रही है, जमीनी हमला भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिर ये पैदा होता है कि उन बंधकों के सुरक्षा का क्या होगा, उनकी सेफ्टी का क्या होगा, क्योंकि जब तक हमास के कब्जे में बंधक सुरक्षित हैं
तब तक ही मध्यस्थता और वार्ता की बात चल सकती है। और बात करें उन बंधकों के सेफ्टी की, तो हमास ने पिछले कुछ दिनों में ये भी क्लेम किया है कि जो हवाई बमबारी हो रही है उसमें कई बंधक जो है वो मारे गए हैं, लेकिन इजराइल की एजेंसियां या पश्चिमी देशों की जो एजेंसियां होती हैं, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट हो या और भी खुफिया एजेंसियां हैं, उनके तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा हमास के लिए कि उन बंधकों की सुरक्षा बना के रखे, क्योंकि तभी जाकर कहीं बातचीत जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, और अगर बात युद्ध विराम की हो तो वो भी हो सकता है। चौथा कंडीशन अगर कह लें तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमास क्या इन लोगों को काफी लंबे समय तक बंधक बना के रख सकता है या नहीं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमास ने जिस तरह से 4 बंधकों को छोड़ा है, तो उसका हमेशा से ये टारगेट भी रहा है कि उसको जो सपोर्ट मिलता रहा है वो सपोर्ट उनको मिलता रहे, और वो इस बात को हमेशा जमीन की लड़ाई बता सके कि वो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को जमीनी अधिकरण की लड़ाई कह सकता है, कि किस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन को उनके जमीन से निकाल दिया, इसलिए वो जंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बंधकों को छोड़ने का उनका मकसद यही है कि उनको जो सपोर्ट, जो समर्थन मिल रहा है वो उनको मिलता रहे। लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे क्या कितने दिनों तक वो बंधकों को अपने साथ रख सकता है, तो हमें पता है गिलाद शदीद नाम के एक फौजी को, इजरायली फौजी को हमास ने करीब 5 साल तक अपने कैप्टिविटी में अपने बंधक बनाकर रखा था, और उस एक फौजी के बदले में हमास ने करीब 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जो इजराइल के जेलों में बंद हैं उनको छुड़वाया था। तो ये भी एक कैश 22 सिचुएशन है, एक असमंजस की स्थिति है कि क्या हमास कई लोगों को जो बंधक हैं उनको छोड़ देगा या कितने लंबे समय तक उनको रखता है, इस पर भी निर्भर करेगा कि ये जंग किस तरफ या कौन सा रुख लेती है।